हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शाइनिंग स्टार्स पॉइंट तैरागाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट साइंस ऑब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जो कि अंत में कुछ चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप जाते जाते हमारे वीडियो को भी लाइक करते हुए जाएं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपकी स्क्रीन पे है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है और अधातु की प्रवृत्ति होती है कि वो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु है, अधातु होते हुए भी ये ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर ए में है सुचालक, नंबर बी में है कुचालक, और नंबर सी में है अर्धचालक, और नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणुओं की विभिन्न परतें किस बल से रुकी हुई होती हैं। नंबर ए वांडर वॉल्स, नंबर बी हेक्सागोनल, नंबर सी उपर्युक्त दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट में जो कार्बन की परमाणुओं की जो विभिन्न परतें होती है वो वांडर वॉल्स बल के कारण, वांडर वॉल्स फोर्स के कारण एक दूसरे से रुकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर, राइट आंसर। नंबर 3, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। नंबर ए ग्रेफाइट, नंबर बी हीरा, नंबर सी लोहा, नंबर डी सोना। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका हीरा। हीरा अत्यंत कठोर होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हीरे की कौन सी संरचना उसे बहुत ही अधिक कठोर पदार्थ बनाती है। कौन सी संरचना है हीरा का जो उसे अत्यंत कठोर बनाती है। नंबर ए हीरे की दृढ़ संरचना, नंबर बी हीरे की मानव निर्मित संरचना, नंबर सी हीरे की चतुर्थ संरचना, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हीरे की दृढ़ संरचना। हीरे की दृढ़ संरचना के कारण हीरे को अत्यंत कठोर बना देती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं। कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं। नंबर ए हीरा शीशा, नंबर बी ग्रेफाइट शीशा, नंबर सी हीरा लोहा, नंबर डी हीरा तथा ग्रेफाइट। जो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो है आपका हीरा तथा ग्रेफाइट, जो कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है कि कार्बन निम्न में से क्या होता है। टेट्रावैलेंस होता है, ऑक्टेन होता है, हेक्सेन होता है या फिर अष्टक होता है। तो कार्बन जो होता है वो होता है आपका टेट्रावैलेंट, यानी चतुर्थ संयोजक होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे घर में उपयोग होने वाले ईंधन में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात ये होती है कि हम अपने घरों में कौन सी ईंधन को उपयोग करते हैं। जैसे एलपीजी गैस, यहाँ पे एलपीजी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी मीथेन, नंबर सी ब्यूटेन, नंबर डी ऑक्सीजन। जो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है कि एथाइन का साधारण नाम क्या है। कि एथाइन जो है उसका साधारण नाम क्या है। एसिटिलीन, नंबर बी प्रोपाइंट, नंबर सी आइसोब्यूटीन, नंबर डी मीथेन। जो इनमें से 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एसिटिक अम्ल, एथेनॉल अम्ल, मेथेनॉल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, एथेनॉल का साधारण नाम क्या है। एथेनॉल
एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? नंबर ए एथिल अल्कोहल, नंबर बी इथाइल अल्कोहल, नंबर सी मिथाइल अल्कोहल, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एथेनॉल का साधारण नाम एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि प्रोपीन जिसका अनुसूत्र C3H6 होता है उसका साधारण नाम क्या होता है? प्रोपीन। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रोपिलीन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी मैथिल एडिटिलीन, नंबर डी एथेन। तो इनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोपिलीन। यानी कि प्रोपीन जिसका अनुसूत्र C3H6 होता है उसका साधारण नाम प्रोपिलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे है वो है आपका कि प्रोपाइन जिसका अनुसूत्र C3H4 होता है उसका साधारण नाम क्या होता है? नंबर ए मैथिल एसिटिलीन, नंबर बी एथिलीन, नंबर सी एथाइन, नंबर डी एथेन। जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथिल एसिटिलीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे है कि IUPAC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नंबर सी इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नंबर डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप देखिए कि 4 ऑप्शन में से बस कुछ डिफरेंस है, तो इनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन आपको ध्यान में रखना है, कभी एल्कीन भी पूछा जाता है, कभी एल्काइन भी पूछा जाता है, कभी एल्केन भी पूछा जाता है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, नंबर बी CnH2n+2, नंबर सी CnH2n-2 और नंबर डी CnHn+2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा CnH2n+2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पे है कि हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? नंबर ए पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल, नंबर बी हीरा, नंबर सी कोयला, नंबर डी ऑल यानी इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कार्बन किस प्रकार अपने अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए अपने इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा कर, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कुछ मिस्टेक हो गया है। नंबर बी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, नंबर सी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी सी की तो ये दोनों गलत है, क्योंकि कार्बन जो है वो अपने अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा करके। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? LPG, अब देखिए अभी हम लोग इससे पहले कुछ क्वेश्चन को पढ़े थे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी लिक्विफाइड प्रोपाइन गैस, नंबर सी लिक्विफाइड प्योर गैस, नंबर डी लिक्विफाइड प्रोपेनॉन गैस। तो इनका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इससे पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ये है आपके पास कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी है आपके स्क्रीन पे कंप्रेस न्यूट्रल गैस। और ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड न्यूट्रल नेचुरल गैस। और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन नेचुरल गैस। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, पढ़ते हैं कि एलपीजी और सीएनजी क्या होता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एलपीजी में सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। आप जानते हैं कि एलपीजी में जो गंध होता है, जिसके कारण हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कहाँ से गैस लीक होती है, वो कौन सा रासायनिक उसमें मिलाया जाता है, वो होता है मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, जिसके कारण उस गंध का पता चल पाता है। उसके बाद है एलपीजी में मुख्य प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ब्यूटेन ऑप्शन में था कि एलपीजी किस गैस का मिश्रण होता है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। एलपीजी का पूरा नाम होता है तरल पेट्रोलियम गैस, जो हिंदी में, जो इंग्लिश में हम लोग पढ़े लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसी को हिंदी में है तरल पेट्रोलियम गैस। ये बहुत ही बहुमुखी पदार्थ होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। अंग्रेजी में इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संक्षेप में सीएनजी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। चूँकि ये प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए सीएनजी का रासायनिक संगठन भी वही होता है जो बगैर दबाई गई गैस का होता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे है कि सीएनजी के अवयव, मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो वो आपका होगा मीथेन, इथेन और प्रोपेन। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होता है। यानी कि सीएनजी जो गैस होता है वो ना ही वो रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, उसका अपना कोई गंध नहीं होता है, और विषहीन भी होता है। ये हवा में मामूली सी हल्की होती है, ये हवा में बहुत ही हल्की होती है। इसका प्रयोग ईंधन की तरह और कई देशों में वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह किया जाता है। इसका मुख्य संगठन मीथेन गैस है। यानी कि सीएनजी जो गैस है इसका उपयोग वाहनों में भी किया जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। आप देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से आपको चुनना है कि कौन सही है। कि कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं। नंबर बी ऑप्शन है आपका कार्बनिक यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं। नंबर सी कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इन 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। कार्बनिक यौगिक उच्च गलनांक के नहीं होते हैं, इनका क्वथनांक भी उच्च नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक का गलनांक उच्च, कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं।